अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है कि आप लोग अपने ENG 518 एग्जाम्स की तैयारी में फुल बिजी हैं और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपके हैंडआउट्स के एक इंतहाई क्रूशल टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है लेसन नंबर 11, रिसर्च प्लानिंग और सैम्पलिंग। देखें, रिसर्च मेथोडोलॉजी सुनकर थोड़ा ड्राई लग सकता है, लेकिन मैं इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल बना दूंगा ताकि पेपर में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में जंप करने से पहले जरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में सोचें। फर्स्ट करें, आपका प्रोजेक्ट है पूरी कंट्री के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना। तो क्या आप रियलिस्टिक तौर पर हर एक स्टूडेंट के पास जाकर सर्वे कर सकते हैं? नो वे, बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए ना तो इतना टाइम होता है, ना एनर्जी, और डेफिनेटली ना ही इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और सच तो ये है कि सोशल स्टडीज रिसर्च का सबसे पहला और बुनियादी चैलेंज ही यही है। तो इस चैलेंज को हम कैसे टैकल करेंगे, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले रिसर्च प्लानिंग फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर समझेंगे कि सैम्पलिंग क्या बला है। इसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, फिर सैम्पलिंग डिज़ाइंस और आखिर में एक गुड सैम्पलिंग की ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। अपने नोट्स और पेन रेडी रखें क्योंकि ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। चलें, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्लानिंग फंडामेंटल्स। कोई भी डाटा कलेक्ट करने से पहले आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ये किसी भी रिसर्च का सबसे पहला और फाउंडेशनल स्टेप है। अब सवाल ये है कि ये प्लानिंग एक्चुअली होती कैसे है। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है। स्टेप 1 में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिवाइस करते हैं, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। फिर स्टेप 2 में आप अपनी स्ट्रैटेजी और डेटा कलेक्शन टूल्स चूज करते हैं, और इसी में हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स भी आती हैं। स्टेप 3 में जाकर इस सारे डेटा की एनालिसिस होती है, और फाइनली स्टेप 4 में हम अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। एग्जाम के लिए सीक्वेंस को अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें। और यहीं से हम अपने दूसरे और मेन टॉपिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो हमारे इस शुरू वाले प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन भी है, यानी व्हाट इज सैम्पलिंग। आखिरी सैम्पलिंग है क्या चीज़? इस डेफिनेशन को जरा गौर से समझें। सैम्पलिंग एक इंडिस्पेंसिबल यानी एक इंतहाई ज़रूरी टेक्निक है जिसमें हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के सिर्फ एक छोटे से पोर्शन यानी कुछ हिस्से को सिलेक्ट करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल, ताकि हम अपना कीमती टाइम और पैसा बचा सकें। और मज़े की बात यह है कि इस छोटे से हिस्से से भी हमें मैक्सिमम और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इसे रिसर्च प्रोसेस का लाइफ सेवर कह सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। फर्ज करें आपने घर में बिरयानी की एक बहुत बड़ी देग पकाई है। अब आपको ये चेक करने के लिए कि चावल गल गए हैं या नमक मिर्च कैसा है, पूरी देग तो नहीं खानी पड़ती ना। आप बस 1 चम्मच चखते हैं। वो 1 चम्मच आपका सैंपल है, और इस 1 चम्मच से आप पूरी देग के टेस्ट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। बिल्कुल इसी तरह रिसर्च में हम बड़े ग्रुप में से एक छोटा हिस्सा बहुत केयरफुली चुनते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। मेक सेंस? तो अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, सैम्पलिंग टेक्निक्स। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर सेटर्स का क्लासिक फेवरेट क्वेश्चन है, तो फुल फोकस इधर रखें। देखिए, जितनी भी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उन्हें हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनका डिफरेंस समझना लिटरली बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमाइजेशन यूज़ करते हैं, मतलब पॉपुलेशन के हर एक बंदे या एलिमेंट के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जबकि दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टोटली रिसर्चर की अपनी मर्जी, चॉइस या कन्वीनियंस पर चलती है। इसमें इक्वल चांस नहीं होता, इसलिए इसमें बायस या तासुब का रिस्क काफ़ी हाई होता है। एग्जाम्स के लिए बस ये 2 कीवर्ड्स याद रखें, प्रोबेबिलिटी के लिए रैंडमाइजेशन और नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए बायस। अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर डीप डाइव करें तो ये 5 स्पेसिफिक टाइप्स आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। चूंकि इन सब में रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए रिसर्चर्स इन्हें पूरी पॉपुलेशन के बारे में स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स निकालने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। और दूसरी साइड पर है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और रेफरल, जिसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये टाइप्स करना कदरे आसान और सस्ती होती हैं क्योंकि ये रिसर्चर की एक्सेस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगेन, इनमें हर एलिमेंट को सिलेक्ट होने का फेयर या इक्वल चांस नहीं मिल रहा होता। ओके, अब हम थोड़ा टेक्निकल साइड पर मूव करते हैं और टेक्निक्स से निकलकर सैम्पलिंग डिज़ाइंस की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सैम्पल डिज़ाइन के 2 बहुत ही अलग और इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं।
पहला है सैम्पलिंग मेथड। आप इसे रिसर्च की रूल बुक समझ लें। ये वो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप लोगों को अपने सैंपल में शामिल कैसे करेंगे। और दूसरा हिस्सा है एस्टिमेटर। ये आपका मैथमेटिकल पार्ट है। ये वो फॉर्मूलाज और एस्टिमेशन प्रोसेस है जिससे आप अपने इकट्ठे किए गए डेटा से स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो रूल्स और फॉर्मूलाज मिलकर एक कंप्लीट सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सर, इन सब में से बेस्ट डिज़ाइन कौन सा है? तो ट्रूथ इज़, दुनिया में कोई भी एक मैजिक या परफेक्ट डिज़ाइन नहीं है। एक अच्छे सैम्पल डिज़ाइन का सारा दारोमदार आपके सर्वे ऑब्जेक्टिव्स और आपके पास मौजूद रिसोर्सेज पर होता है। आपको हमेशा अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी और अपने लिमिटेड बजट और टाइम के दरमियान एक फाइन बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के एक्सप्लेनर के फाइनल टॉपिक पर, ट्रेट्स ऑफ गुड सैम्पलिंग। इसको अपनी एक अल्टीमेट चेकलिस्ट समझकर याद करें। तो एक अच्छे सैंपल में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसे पूरी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का बायस या एरर्स नहीं होने चाहिए। उससे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेट होना चाहिए। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिकल, अप्रोचेबल और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिसर्च करते करते आपका सारा बजट ही खत्म हो जाए। और लास्टली, उसका एक ऑप्टिमल सैंपल साइज होना चाहिए, यानी ना इतना छोटा कि कोई वैलिड रिजल्ट ही ना निकले और ना इतना बड़ा कि आपके लिए उस डेटा को मैनेज करना ही अजाब बन जाए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेसन 11 का ये सेशन यहाँ वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। आज के इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे और क्यों? अपने आंसर्स कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके ENG 518 के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।